हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने गजानन माधव मुक्ति बोध का पूरा जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक परिचय और रचनाओं के बारे में बात की थी और जाना था कि वो जो है प्रगतिशील और नई कविता, प्रगतिवाद और नई कविता के बीच के कवि माने जाते हैं, यानी कि सेतु के रूप में उन्होंने कार्य किया और उन्होंने जो है निराला जी की तरह ही अपने समय की सारी रचनाओं संबंधी जो सीमा थी उनका उन्होंने खंडन किया, उनका विद्रोह, अपने समय की जो भी परंपरा थी उनका इन्होंने विद्रोह किया और उनका इस तरीक़ा का विद्रोह जो है वो अन्य जो कवि थे उन्होंने भी किया था, लेकिन फिर भी उनमें छायावादी रोमानी संवेदना झलकती थी। लेकिन मुक्ति बोध ने ही सर्वप्रथम परंपराओं और पूर्व संस्कारों के प्रति पूर्ण विद्रोह के भावों को अभिव्यक्त किया और सच्चे अर्थों में वो प्रगतिवाद और नई कविता के सेतु के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि प्रगतिवादी कवि सच्चे अर्थों में वही माने जाते हैं। तो आज हम जानेंगे इनकी काव्यगत विशेषताएं, अर्थात इनके काव्य में जो मुख्य विशेषताएं थी उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहली जो विशेषता है इनकी मानवीय संवेदना, और उनके जो काव्य चेतना का जो मूल आधार है वो मानवीय संवेदना ही है। ये जीवन पर्यंत एक समस्या को लेकर ही चिंतित रहे कि आज के मानव की घुटन, असहायता, छटपटाहट को प्रस्तुत करके वे उनकी मुक्ति का मार्ग खोजना चाहते हैं। इसके लिए वे सामान्य जन को कर्मठ बनाना चाहते हैं, उसे श्रम व्रत लेना होगा, यही श्रेयस्कर है, यही वो कहना चाहते थे और इसी से वे श्रमिक को सृजन की शक्ति ग्रहण करने और संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार उनके जो काव्य है उनमें मानवीय संवेदना जो है वो दिखाई देती है और जिसका उन्होंने भरपूर अपनी रचनाओं में प्रयोग भी किया है और साथ ही वो इसके माध्यम से इन श्रमिकों को जो है वो सृजन की शक्ति देना चाहते हैं, संघर्ष की प्रेरणा देना चाहते हैं। नेक्स्ट है व्यंग्यात्मकता। आधुनिक सभ्यता की विसंगतियों और विद्रूपताओं से परिचित मुक्ति बोध ने उन पर करारा व्यंग्य किया है। जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता में वे पूंजीवादी समाज के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। कहीं वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले शोषण, भ्रष्टाचार को 12 बजे रात के में उभारते हैं, तो कहीं वे साम्राज्य हेतु किए गए षड्यंत्र और रक्तपात की पोल खोलते हैं और कहीं कृत्रिम सभ्यता पर व्यंग्य भी करते हैं। तो इस प्रकार उनके जो काव्य में व्यंग्यात्मकता है उसमें जो मुख्य चीज़ है वो यही है कि वो विसंगतियों और विद्रूपताओं को उजागर करते हैं और उन पर करारा व्यंग्य भी करते हैं और साथ ही नैतिक मूल्यों के ह्रास पर भी चोट करते हैं। तो ये सब वो व्यंग्यात्मकता के माध्यम से ही करते हैं। नेक्स्ट है परंपरा के प्रति विद्रोह। तो छायावादोत्तर जो अनेक कवियों ने जो परंपरा के प्रति अपने विद्रोह के भाव को प्रकट किया, जैसे कि अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती आदि अनेक कवि हुए जिन्होंने परंपरा से विद्रोह के अपने भावों को प्रकट किया, किंतु फिर भी उनकी जो रचनाएं थी, उनके जो भाव थे, उनमें फिर भी छायावादी जो रूमानी संवेदना थी वो झलकती थी, उनसे वो मुक्त नहीं हो पाए। लेकिन मुक्ति बोध ने सर्वप्रथम कह सकते हैं कि सच्चे अर्थों में वो ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी परंपराओं और पूर्व संस्कारों के प्रति पूर्ण विद्रोह के भावों को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर किया और उसे दिखाने में वो पूर्णतः सफल भी रहे। मतलब उनके काव्य में उनके समकालीन जो विद्रोही कवि थे, जैसे कि अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह आदि जो कवि थे, उनकी भांति उनकी रचनाओं में छायावादी जो रूमानी संवेदना है वो नहीं झलकती थी। वे भारतीय कविवाद पर एक विद्रोहात्मक कटीला व्यंग्य भी करते हैं। और नेक्स्ट है नए विषय नए संदर्भ। तो मुक्ति बोध ने आधुनिक समाज को एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने आधुनिक समाज की विफलता, विवशता और विसंगतियों को चित्रित करने के लिए जीवन के यथार्थ से संबंधित ऐसे विषयों को चुना जो सर्वथा नवीन है। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ को मुक्ति बोध ने अभी अपनी कविता का विषय बनाया। जैसे कि उन्होंने नए विषय लिए और नए ही संदर्भ लिए। ऐसा नहीं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उनकी रचनाओं में उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी रचनाओं को छायावाद के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रखा और प्रगतिवादी कविताओं के प्रति अग्रसर किया। उनकी जो प्रगतिवाद से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं वो उनकी रचनाओं में दिखाई देती हैं। ऐसा उन्होंने पूर्णतः अपनी रचनाओं में दिखाया है। इस संबंध में
शमशेर बहादुर सिंह ने ठीक ही लिखा है कि शिलाओं पर शिलाएं, अनंत पगडंडियों जैसे मालवा का पठार और मध्य प्रदेश की उबड़ खाबड़ धारी और धरती, आतंक में रहस्य इतिहास और इनके बीच लहूलुहान वर्णन, यह मुक्ति बोध का विस्तृत अंक है, जिसे कविता की भाषा में कहा गया है और इसे मुक्ति बोध ने अपनी कविता में उतारा है। तो ये जो कोटेशन शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है वो मुक्ति बोध के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। आधुनिक जीवन की विभीषिकाओं को जितनी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से निरख कर परख कर मुक्ति बोध ने अपने काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान की है, उतनी अन्य किसी कवि के माध्यम से नहीं मिलती है। और मुक्ति बोध ने जनसाधारण के भावों को भी अपनी कविताओं का विषय बनाया है। नेक्स्ट है मानववाद की प्रतिष्ठा। मानव के लिए कुछ कर गुजरने की छटपटाहट नई कविता का एक प्रमुख प्रवृत्ति है। यानी कि नई कविता की जो मुख्य विशेषता थी वो यही थी कि मानव के लिए कुछ कर गुजरने की जो चाह थी वो कवियों को नई कविता की ओर लेके गई थी। तो यह जो छटपटाहट अत्यंत सशक्त रूप में मुक्ति बोध के काव्य में अभिव्यक्त हुई। मुक्ति बोध ने मध्यवर्गीय जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की त्रुटियां, भावों और सरलीकरणों से लगभग मुक्त करके अपने मानववाद की प्रतिष्ठा की है। उनके काव्य में जहाँ बाह्य जगत आवृत होकर प्रकट होता है, वहाँ अंतःकरण की गुत्थियों का भी चित्रण वस्तु जगत की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। साथ ही मुक्ति बोध की दृष्टि में मानव से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर पर आरोपित समस्त महान विशेषताओं का स्वामी केवल मानव है। और ये उन्होंने अपनी एक कविता थी शक्ति के अमृत घूंट, इसमें मुक्ति बोध ने मानवीय कर्म में अटूट आस्था अपनी प्रकट की है। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी मानवीय संवेदना को, मानववाद की अपनी प्रतिष्ठा को पूर्णतः दिखाया है। नेक्स्ट है बौद्धिकता का प्राधान्य। तो अतिशय बौद्धिकता नई कविता की प्रमुख विशेषता है। जैसे कि नई कविता की जो विशेषता थी कि मानववाद के लिए कुछ कर गुजरना, उसी प्रकार से नई कविता की एक विशेषता बौद्धिकता का प्राधान्य भी थी। तो आज का नया कवि जो बुद्धिवादी वैदिक वैज्ञानिक युग में चिंतन परक हो गया है, और मुक्ति बोध का काव्य भी अत्यधिक चिंतन परक है। इसमें न तो दार्शनिक तटस्थता है और न ही एक निश्चित विवेचन। इसमें तो भयावह त्रासदी, आतंक और अपार हाहाकार के दर्शन होते हैं। मतलब उन्होंने वही दिखाया जो वास्तव में है, या वास्तविकता के निकट जो है कहना चाहिए एक तरीके से, उनके काव्य में दर्शन होते हैं। मुक्ति बोध के काव्य में सामाजिक जीवन की विद्रुपता, असंगति, मानव मूल्यों का ह्रास, यंत्र के कारण उद्भूत वर्ग संघर्ष की स्पष्ट ध्वनि मुखरित सुनाई देती है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि उनकी काव्य में वास्तविकता का प्राधान्य ज़्यादा था। नेक्स्ट है लघु मानव की प्रतिष्ठा। मुक्ति बोध ने लघु मानव को खोजकर उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, और लघु मानव की खोज के लिए अपनी संवेदना का आह्वान भी करते हैं। यहाँ पर फणीधर कोई शब्द न होकर स्वयं कवि की संवेदना तथा आत्मचेतना ही है, जो कि उन्होंने अपने जो एक कविता है ओ काव्यात्मन फणीधर के माध्यम से प्रकट किया है। मुक्ति बोध की एक और कविता है अंधेरे में। इस कविता में श्याम झुरमुट में दिखाई देता है कि लघु मानव के अंतर मन में उच्च जीवन मूल्यों की अपार निधि संचित है। उसी को इन्होंने जो है अपनी उसी लघु मानव की जो प्रतिष्ठा है उनकी काव्य में स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर होती है। और कुछ आलोचकों के मतानुसार मुक्ति बोध जो है लघु मानव की प्रतिष्ठा परक कवि है। नेक्स्ट है आत्म संघर्ष और ऊर्जा। मुक्ति बोध का काव्य आत्मान्वेषी आत्म संघर्ष का स्वरूप है। इसमें परिवेश की धड़कनें हैं, इतिहास की दृष्टि है, विचारों तथा अवधारणाओं की सृजनात्मक भूमिका है, और अस्तित्व बोध की एक गहन पीड़ा और वेदना है। कवि का अंतर्मानस संघर्ष और द्वंद्व की स्थिति से गुजरकर अपने में शक्ति की अनुभूति कराता है। वह किसी भी दशा में टूटने और बिखरने का दर्शन प्रस्तुत नहीं करता है। तो यहाँ पर आत्म संघर्ष और आत्म ऊर्जा के बारे में उन्होंने उनकी जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर मुखरित होती है। नेक्स्ट है शोषित जनजीवन का चित्र। दुख और शोषण मुक्ति बोध के काव्य का प्रमुख तथ्य है। दुख उनके लिए प्रसादन नहीं है, जीवन है। वे दुख के सहारे नहीं बल्कि दुख में जीने वाले कवि हैं। दुख भी उनके लिए सत्य है, क्योंकि इस दुख को समझने वाले
चाहे वे अकेले हों किंतु भोगने वाले वे अकेले नहीं। यही उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने काव्य में उन्होंने इसका चित्र पूरा खींचा है। नेक्स्ट है बिंब विधान। बिंब सृष्टि का मुक्तिबोध के काव्य में अपना एक विशिष्ट स्थान। यथार्थ के स्पष्टीकरण के लिए मुक्तिबोध बिंबों का आश्रय लेते हैं। वे एक सशक्त बिंब उठाते हैं और फिर बाद में बिंब पर बिंब आते चले जाते हैं। बिंबों के प्रति मुक्तिबोध का एक विचित्र प्रकार का मोह है। निश्चय ही ये उनका काव्य जो है बिंब दर्पणों का एक विचित्र संयोजन है। नेक्स्ट है प्रतीक योजना। मुक्तिबोध अपनी फैंटेसी में प्रतीकों का माध्यम ग्रहण करते हैं और प्रतीकों को मानवीकरण और प्रतिमाओं में से सजाते हैं। जैसे कि ब्रह्म राक्षस हमारा पौराणिक और अचेतन मन है जो हमारे समाज के अस्वस्थ वृक्ष पर बैठा हुआ है। उसी प्रकार औरांग टांग हमारी नैसर्गिक विकसित दुर्दमनीय पाशी प्रवृत्ति की मूर्ति है। इसी प्रकार जो चांद का मुँह टेढ़ा है प्राचीन सौंदर्यभूति के विघटन का सूचक है और शून्य बर्बर आदिम प्रवृत्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट है मिथ। मुक्तिबोध के प्रतीक अधिकांशतः मिथों का सृजन करने वाले हैं। उदाहरण के लिए जब मुक्तिबोध कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में से निकले वे कुछ ब्रह्म राक्षसों ने गांधी जी की टूटी चप्पल पहनी तो वे एक प्रतीक को जन्म देते हैं, किंतु जब वे इसी को एक घटना का रूप देते हैं तो वह मिथ का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है भाषा शैली। मुक्तिबोध के अनुसार भाव के साथ ही भाषा भी बदली जाती है और मतलब उनकी जैसी भाव होते हैं वैसी उनकी भाषा भी हो जाती है। तो मुक्तिबोध की कविताओं में काव्य विषय के अंतर से भाषा के परिवर्तन के स्तर को समझा जा सकता है। मुक्तिबोध के काव्य में अग्नि जी की ही भांति अनेक संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी के अनेक शब्द उनके काव्य में आए हैं और अधिकांश शब्दों का अप्रस्तुतों के रूप में प्रयोग हुआ है। अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग की ओर से भी कवि ने अपना मुँह नहीं मोड़ा है। और शैली भी देख लेते हैं इनकी। जो इन्होंने अभिव्यक्ति शैली का एक सुनियोजन और सुव्यवस्था इन्होंने अपने शिल्प में की है और इनकी जो एक ओढ़ी हुई जो गरिमा है उसमें ना हो जीवन की अभिव्यक्ति का तथ्य और अनुभूति का सार तत्व रूप इस शिल्प में अवश्य है। यानी कि उसमें जो इनकी जो शैली है वो अतिशय मौलिकता है, नया शिल्प है। उनका द्वंद्व, उनका आत्मसंघर्ष, उनका चिंतन और व्यक्तित्व इस शिल्प में साकार और स्पष्ट है। तो उन्होंने जो शैली इस्तेमाल की थी वो थी अभिव्यक्ति शैली। तो इस प्रकार इस निपट सीधेपन के लिए मुक्तिबोध सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।